85 regulations, 85 वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वाइंडिंग रोप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सब देखा जाता है इसमें। 85 वाइंडिंग रोप, ओके। नो रोप, बार, लिंक, चेन और अदर अटैचमेंट टू केज or other means of conveyance shall be used unless it is of good quality and manufacturing and free from the visible defect of any adequate calculated strength। कोई भी रोप हो या बार हो या लिंक हो या चेन हो या अदर अटैचमेंट हो, किसके लिए? केज के लिए, ठीक है, केज के लिए। तो वैसे चीज को हम लोग तब तक, वैसे इंस्ट्रूमेंट या समथिंग अटैचमेंट को हम तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक कि गुड इन क्वालिटी ना हो और मैन्युफैक्चरिंग का सारा चीज, अनलेस इट इज गुड ऑफ क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग इट इज फ्रॉम विजिबल डिफेक्ट, गुड क्वालिटी की ना हो और गुड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो। मतलब ऐसे ही इधर उधर से उठा के लेके हम लोग नहीं लाएंगे, ठीक है। गुड क्वालिटी विथ गुड मैन्युफैक्चरर से ही आपको यूज करना है, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। और एडुकेट कैलकुलेट स्ट्रेंथ मीन्स इसमें जो FOS निकलती है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसकी बात कर रही है। कैलकुलेट स्ट्रेंथ और जो भी है वो सब, ठीक है। और विजिबल डिफेक्ट अगर कोई दिख भी रही है तो उसको भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड द चीफ इंस्पेक्टर में बी ऑर्डर इन रिटर्न प्रोहिबिट द यूज ऑफ रोप और टाइप्स ऑफ रोप्स वेयर इन दिस ओपिनियन such use in unsafe, provided that chief inspector may be order in written prohibitions या prohibit the use of rope or types of ropes where in his opinion such use is unsafe। हाँ, इसमें एक बात रखी गई कि चीफ इंस्पेक्टर के रिटर्न प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम लोग टाइप ऑफ रोप और यूज ऑफ रोप को देखेंगे, ठीक है। द अटैचमेंट बिटवीन द रोप एंड केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस विल बी सच टाइप ऑफ एंड मेंटेन्ड इन सच मैनर एज ऑबिक्वेट एक्सीडेंटल डिसकनेक्शंस। जितने भी अटैचमेंट है बिटवीन द रोप एंड केज, तो या फिर अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस शॉल बी यूज सच एंड मेंटेन सच ए मैनर टू ऑबिक्वेट एक्सीडेंटल डिसकनेक्शंस। हमें एक्सीडेंटल या फिर ऑबिक्वेट मतलब बचाव होता है ना, वेयर इज माई फोन, अच्छा जो भी है, कहने का मतलब यही निकलता है कि ऐसे रोप का समथिंग यूज ना करें या ऐसे अटैचमेंट का जो हमें हानिकारक एक्सीडेंट से बचाए, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट एज ए फिटनेस ऑफ एनी रोप, बार, लिंक, चेन और अदर अटैचमेंट यूज्ड इंटेंड फॉर यूज, इट शॉल बी रेफर टू द चीफ इंस्पेक्टर फॉर द डिसीजन के लिए। अगर कोई भी बार या कोई चेन या समथिंग जो अटैचमेंट लाइक प्रोडक्ट है उसको डाउट में है कि भाई इसको यूज करे या ना करे, ये सही है या नहीं, तो हमें किन को भेजना होता है? चीफ इंस्पेक्टर को भेजना होता है परमिशंस के लिए या फिर डिसीजन के लिए। एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट लेस देन द 30 मीटर डीप, एवरी वाइंडिंग शाफ्ट शॉल बी कोल्ड ड्राउन स्टील वायर and gauge of wire used construct such rope shall be suited to the diameter of the drums, pulleys, ships और winding installations, ठीक है। एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट के अलावा, सिंकिंग शाफ्ट के अलावा जिस शाफ्ट में मीटर 30 मीटर से लेस देन, एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट इज लेस देन 30 मीटर, मतलब सिंकिंग शाफ्ट 30 मीटर से कम है। अगर हम कोई खुदाई कर रहे हैं, कोई शाफ्ट बना रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ शाफ्ट, अगर किसी की डीप 30 मीटर से कम है, लेस देन 30 मीटर, ठीक है, तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। बट कोई कानून नहीं मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग
बात नहीं रखी गई है, लेकिन जैसे ही 30 मीटर से ज़्यादा है, एवरी वाइंडिंग रोप शॉल बी मेड कोल्ड ड्राउन स्टील वायर। जो भी हम लोग रोप यूज़ करेंगे जिसमें कि डीप 30 मीटर से ज़्यादा अगर किसी सिंगिंग शाफ्ट की हो या शाफ्ट की हो, तो कोल्ड ठंडी वाली स्टील, कोल्ड ड्राउन स्टील है, COLD, कोल्ड ड्राउन स्टील वायर को हम लोग यूज़ करेंगे। कोल्ड ड्राउन स्टील वायर को ही हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद कहता है गोज ऑफ वायर used in constructions of such rope shall be suited to the diameter of the drums, pulleys, ships and winding installations। gauge of wire को okay in any shaft including shaft in course being sunk where persons are lowered or raised and where guides are not provided, no rope other than the non-spanning rope type shall be used। no rope other than a rope of non-spanning type shall be used। क्या कह रहा है ना कि क्या कह रहा है कि अगर इन एनी शाफ्ट इंक्लूडिंग ए शाफ्ट being sunk where persons are lower or rise and where guides are not provided। जहाँ सिंगिंग शाफ्ट है, जहाँ केज का यूज कर रहे हैं या फिर पर्सन जहाँ अप एंड डाउन कर रहे हैं उस जगह, प्लस जहाँ पे गाइड नहीं यूज हो रहा हो, वेयर गाइड्स आर नॉट प्रोवाइड, जहाँ गाइड प्रोवाइड नहीं किया गया हो, वैसे केस में जो रोप यूज करेंगे वो नॉन स्पैनिंग टाइप का होना चाहिए, नॉन स्पैनिंग टाइप का होना चाहिए। नो रोप अदर देन दी ए रोप ऑफ नॉन स्पैनिंग टाइप शॉल बी यूज्ड। नो रोप विच हैज बीन बी स्प्लाइड शॉल बी यूज्ड इन वाइंडिंग प्रोसेस। जो रोप स्प्लाइड किया गया हो वो रोप को यूज नहीं करेंगे वाइंडिंग पर्पस में। सब्जेक्ट टू सच exemptions as may be granted by the chief inspector in written and any conditions as he may be specified therein। no rope the breaking load of which at any point there is not less than 10 times of the maximum static load on it when the cage of other means of conveyance attached to the end of rope lowest working point shall be used। ठीक है, क्या कह रहा है ना कि जो भी ब्रेकिंग लोड होती है रोप में, उस लोड होती है ऑफ विच एट एनी पॉइंट देर इज लेस देन 10 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक लोड रोप। just 1 minute। subject to such exemptions as may be granted by the chief inspector in writing and conditions as he may specify therein। no ropes of the breaking load at which of any potential there is less than 10 times of the static load। कोई भी रोप को हम लोग यूज नहीं करेंगे जिसकी स्टैटिक लोड कैपेसिटी 10 टाइम्स से कम रहे, लेस देन दी 10 टाइम्स ऑफ द maximum static load। okay, and on which the cage or other means of conveyance attached to the ends of the rope is at lowest working point। at every mine where a shaft is used lowering or raising persons at least one spare winding rope suitable for the in such shaft shall be kept in store। और जहाँ भी शाफ्ट यूज हो रहा है लोअरिंग और राइजिंग करने के लिए, वहाँ कम से कम एक स्पेयर में वो वाइंडिंग रोप को जरूर रखें। ओके, और फॉर एवरी रोप इन यूज इंटेंड फॉर यूज ए सर्टिफिकेट शोइंग इट ब्रेकिंग लोड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस एंड diameter obtained from the manufacturer or supplier and a history of it use including a record of diameter drums, sieves and pulleys used in conjunction with the rope shall be kept in a bond page book for the purpose। for every rope is used to instead for the use a certificate showing the breaking load qualities constructions and diameter। ये सब जो भी है सब बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करेंगे।
ऑल एंट्रीज, उसकी हिस्ट्री भी, ऑल entries made in the book referred in the clause A shall be signed by the engineer and other competitive persons and counter sign किन करेगा, मैनेजर का. ओके. If any case of rope, a test certificate as amount of braking load is not available, it shall be not in used unless his portions thereof not less than the 3 meter in length has cut from the ends of the rope attached the cable and tested in the laboratory institution test of house approved by the central government for the purpose. कह रहा है इन केस ऑफ दी रोप टेस्ट सर्टिफिकेट. हाँ, अगर किसी को रोप टेस्ट सर्टिफिकेट दिखा के, मान लीजिए कोई बंदा मैन्युफैक्चरर क्या है, रोप टेस्ट सर्टिफिकेट दिखा दिया कि लो भाई हमारी रोप इतनी स्टैटिक लोड है, एफओएस इसका बढ़िया है, आपके अकॉर्डिंग ही बना है, ठीक है, तो हम ऐसे ही आंख बंद करके उस मैन्युफैक्चरर से बिलीव नहीं करेंगे. क्या पता रास्ते में कोई दिस डैट कर दो, कोई डुप्लीकेट दे दो. तो वैसे केस में क्या करते हैं कि हम लोग 3 मीटर एंडिंग ऑफ द रोप के 3 मीटर काट लेते हैं. कट नॉट लेस देन दी 3 मीटर इन लेंथ, नॉट लेस देन दी 3 मीटर इन लेंथ, उसको कटिंग करके लेबोरेटरीज में भेजते हैं. और जो भी लेबोरेटरी रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है. और वहाँ से जो टेस्टेड आती है, वहाँ से जो सर्टिफिकेट मिलती है, तब हम सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ये केस में यूज़ करने के लिए सही है. नो वाइंडिंग रोप, ये पूछा जाएगा. नॉट लेस देन दी 3 मीटर कट, नॉट लेस देन दी 3 मीटर कट ऑफ द रोप attachment to the cable and tested in laboratories. No winding rope which has been in use for more than 3.5 years shall be used of winding rope. No winding rope, कोई भी winding rope को हम लोग यूज नहीं करेंगे. कब तक? यूज फॉर मोर देन 3.5, मोर देन 3.5 साल से ज़्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे. नॉट मोर देन 3.5 years of this shall be used, provided that where the regional inspector is satisfied that due to expiring use any such rope is good condition even expiry of the said period, he may be returned and subject to such condition he has found their use and such. अगर रीजनल इंस्पेक्टर को किसी प्रकार का दिक्कत लगे कि भाई ये सही नहीं है, इसको हटाओ, क्यों ना वो 3.5 साल या फिर उसकी एक्सपायरी डेट क्यों नहीं आई है या फिर आ चुकी, क्यों ना वो नहीं हुआ हो, ठीक है. 3.5 साल जो ड्यूरेशन लगेगा, ये क्यों ना वो नहीं पहुंचा हो. अगर हमको लगे कि ये रोप सही नहीं है तो फिर हटाओ, इसको भगाओ. ये मक्खी तब से परेशान कर रहा है, इसला सिंगल मक्खी है, कहाँ भागता है आता जाता है. Every applications for permissions to use a rope after a period 3.5 year aforesaid shall be accompanied by the copy of the entire. देखो every application for the permission to use a rope after period 3.5 years aforesaid shall be accompanied by a copy of entries and respect of the rope in the book kept for the purpose under sub regulation 3, also certificate for the strength of the rope. जो भी एप्लीकेशंस और परमिशंस टू यूज ऑफ द रोप से रिलेटेड है या फिर a period of 3.5 years aforesaid shall be accompanied a copy of the entries in respect of the rope in the book by purpose of the certificate strength of the rope. ये 3.5 साल पता नहीं क्या है, इसको थोड़ा बाद में डीपली रिवाइज करेंगे तब देखेंगे. The certificate referred in clause B shall relate to the piece of the rope cut off more than 3 months prior date of applications. The certificate referred in the clause B shall relate to piece of the rope cut off not more than 3 months prior to the date of applications. जो सर्टिफिकेट हमें क्लास बी के अकॉर्डिंग मिली है उससे रिलेटेड है, तो पीस ऑफ द रोप कट ऑफ नॉट मोर देन 3 months prior to the date of applications.
If the regional inspector is of the opinion that any rope has becomes unsafe for use in shaft before the expiry of the period or 3.5 aforesaid, his order written prohibit the use of such rope vending purpose, and appeal against any such order may be preferred to the चीफ इंस्पेक्टर। देखो क्या कह रहा है ना, अगर रीजनल इंस्पेक्टर की ओपिनियन से रोप हैज बिकम अनसेफ, अगर वो अनसेफ में है और यूज इन ए शाफ्ट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3.5 aforesaid, ही में बी ऑर्डर इन रिटर्न टू प्रोवाइड। हाँ, रीजनल इंस्पेक्टर को अगर लगे कि कोई भी रोप अनसेफ में है, वो एक्सपायरी डेट से पहले ही अनसेफ लग रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो वाइंडिंग पर्पस सच रोप फॉर वाइंडिंग पर्पस वाली की रोप की यहाँ बात करिए। अपील अगेंस्ट एनी सच ऑर्डर में भी प्रीफर टू दी, तो वो अगर कंफ्यूज है या समथिंग कुछ है ऐसा मैटर, तो चीफ इंस्पेक्टर को भेजेंगे नोटिस अपील के लिए, प्रीफर्ड के लिए। नो more or type of capping should be used which fall with extend a load less than 10 times of maximum static load। ओके, जो भी है स्टैटिक लोड वो 10 टाइम्स होनी चाहिए मैक्सिमम स्टैटिक लोड। देयर ऑन द केबल ऑफ द राउंड रोप शॉल नॉट अटैच टू द रोप बाय रिवर्ट पासिंग थ्रू द रोप। जो केबल ऑफ राउंड रोप होते हैं शॉल नॉट बी अटैच बाय द रोप बाय द रिवर्ट, ओके, passing through rope। No bent back wire type cable shall be used in winding rope। जो bent back wire type के केबल होते हैं ना, bent back, वो यूज नहीं करेंगे winding rope में। Where white metal is used in the capping of rope, the tapered portions of the socket shall not be less than 6.5 times of the diameter of the rope for the size up to 26 mm and 7.1/3 times of the case of the rope diameter higher than the 26 mm। ये क्या कह रहे हैं, आपको समझ में आया क्या? देखो क्या कह रहा है ना कि जहां व्हाइट मेटल यूज हो रहा है फॉर द केपिंग ऑफ रोप के दरमियान जहां व्हाइट मेटल यूज्ड हो रहा है, तो वहां टेम्पर्ड पोर्शंस ऑफ द सॉकेट, जो सॉकेट है टेम्पर्ड पोर्शंस ऑफ द सॉकेट नॉट लेस देन द 6.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप। जो टेम्पर्ड सॉकेट है, सॉकेट हम लोग इसमें CMR में पढ़ाए थे, जो टेम्पर्ड सॉकेट है, ठीक है, वो 6.5 गुना से कम डायमीटर ऑफ द रोप से नहीं, जो डायमीटर ऑफ द रोप है ना उससे 6.5 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। नॉट लेस देन द 6.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप फॉर द साइज अप टू 26 mm। अगर 26 mm की रोप है तो 26 mm डायमीटर वाली रोप है, तो जो भी डायमीटर है उसका 6.5 गुना कर दीजिए, उस जो भी आएगा वो सॉकेट उतनी होनी चाहिए, ठीक है। और 7.5/3 टाइम्स इन केस ऑफ डायमीटर हायर देन द 26 mm। अगर 26 mm से ज़्यादा डायमीटर है तो 7.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप करना होगा सॉकेट का स्ट्रक्चर्स, ओके। If white metal is used capping for the rope, its melting point shall be not exceed 300 degree Celsius and temperature when is poured into socket shall not exceed 363 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर हम व्हाइट मेटल यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट रखी गई है वो जो भी मेल्टिंग पॉइंट रखी गई है वो 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो। और जब हम उसको सॉकेट में एज ए ऑपरेशंस में लाते हैं या पोरेट उसमें डुबोते हैं, तो फिर वहाँ की जो टेम्परेचर होनी चाहिए रोप की वो 363 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होनी चाहिए। इन द लेंथ ऑफ द रोप विच लाई विद इन द टेपर्ड पार्ट्स ऑफ द सॉकेट फाइबर्स कोर इफ एनी शॉल बी कट and wire shall be untwist thoroughly cleaned, okay। The socket shall be heated at a temperature about
100 डिग्री सेल्सियस बिफोर वाइट मेटल इज पोर्ड इनटू। जो भी सॉकेट है, जो भी हम लोग सॉकेट यूज कर रहे हैं, वो पहले 100 डिग्री टेम्परेचर से उसको हीट करेंगे और वाइट मेटल तभी उसमें डुबोएंगे या फिर अपना ऑपरेशंस करेंगे। एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के एवरी रोप शॉल बी रिकेप्ड वंस एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। जितने भी रोप है वो साले रिकेप करेंगे, कब कब? एवरी 6 मंथ। नेसेसरी शॉर्टर इंटरवल ऑल्सो भी ओवरविंड, और उससे भी कम जब नेसेसरीज होगा ओवरविंड के अकॉर्डिंग, तब वो कम हो सकती है टाइम पीरियड, लेकिन 6 मंथ करनी है, एवरी 6 मंथ। जस्ट वेटिंग, मैं लाइट काट के आ रहा हूँ। ओके, 6 मंथ बिफोर एवरी रिकेपिंग a length including capping of the at least 2 meters shall be cut of the rope, and every piece of cut of the shall be open in the internal conditions examined। क्या कह रहा है ना, बिफोर रिकेपिंग ऑफ द लेंथ। अगर हम किसी भी वायर को रिकेप कर रहे हैं तो वो क्या होता है ना कि 2 मीटर आपको कट कर लेना है, ठीक है। at least 2 meter cut of the rope, and every piece of the rope so cut off shall be opened, and और every piece of the rope, अगर स्पैनिंग है तो स्पैनिंग को तोड़ के अलग के उसको स्पैनिंग बोल रहे हैं, हाँ स्पैनिंग ही बोलते हैं, ठीक है, कोर, हाँ जो भी है, तो उसको हर एक को तोड़ के क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे उसका। The recapping of the rope shall be carried out under the supervision of the engineer or other competent persons, who shall record date and other particulars thereof, including length of the rope remaining after recapping in the bond page book kept for the purpose shall be signed and date, and recapping of the rope shall be carried out under the supervision of engineer, और सारे डाटा बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करेंगे, साइन करेंगे, और काउंटर साइन मैनेजर की, ओके काउंटर साइन से नहीं लिखा है, काउंटर साइन मैनेजर की नहीं, इंजीनियर सुपरविजन करेंगे और उनकी वो अपनी साइन करेंगे। सस्पेंशन गियर क्या होता है? बालक सस्पेंशन गियर, ऑल पार्ट ऑफ द सुपर सस्पेंशन गियर सोल बी ए टाइप अप्रूव बाय द चीफ इंस्पेक्टर। सस्पेंशन गियर जो भी है सारे उनके पार्ट और सस्पेंशन गियर से जो भी है सारे अप्रूव होंगे चीफ इंस्पेक्टर से, और वैसे भी तो सारा मैटर चीफ इंस्पेक्टर या माइंस में कोई भी हम लोग यूज़ करते हैं, एगो ट्रोज भी यूज़ करते हैं, तो वो चीफ इंस्पेक्टर के अनुमति से ही यूज़ करते हैं, सेफ्टी लैंप भी, ये सब सारे, ओके। ऑल पार्ट्स ऑफ द सस्पेंशन गियर इन रेगुलर यूज शॉल बी अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बी renewed after a period service not more than 6 years and shorter interval of necessary। और जो भी और सस्पेंशन गियर के पार्ट्स होते हैं उसको प्रत्येक 6 नॉट मोर देन दी 6 ईयर के अकॉर्डिंग सब चीज रिन्यूड कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि नहीं इसको जल्दी ही करना है 6 ईयर्स के अकॉर्डिंग, 6 ईयर नॉट मोर देन दी 6 ईयर, अगर आपको लगे कि नहीं ये खत्म हो जाएगा 3 साल या 4 साल उसका क्यों ना टाइम चल रहा, तो उसको हटाइए, ओके। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी शॉल नॉट बी लेस देन दी 10 ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर थ्रेड जॉइंट्स शॉल बी अवॉइड, और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी सस्पेंशन गियर की वो नॉट लेस देन दी 10 होगी फॉर द कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर थ्रेड जॉइंट्स शॉल बी अवॉइडेड, provided that whenever is not practicable to avoid thread joint, a factor of safety not less than the 15 shall be ensured, okay। 15 क्या कह रहा है ना कि the factor of safety shall not less than the be 10 times not less than 10 for the components of suspension gear as a thread shall be provided that whenever it is not practicable to avoid thread joint, a factor of safety not less than the 1.5, okay। जहाँ thread joint नहीं है वहाँ not less than the 15 है। all cage chains in general used and all parts of the suspension gear between the rope, the cage of other means of conveyance including detaching hook shall be taken apart, cleaned and carefully examined as to the wear tear where necessary by
ganging for the rust and crack once at least every 6 months, if necessary, at shorter interval. The various part of the annealed for given given all cage chains in a general use and other parts of suspension gear between the rope, the cage or other means of conveyance including detaching hooks will be as part clean and carefully examined as wear and tear, and for the rust and cracks once at least every 6 months, and necessary sort of interval when the per annual and given proper heat treatment or the preference of furnace or the temperature of the controller. और जितने भी सस्पेंशन गियर के पार्ट्स है या फिर उनसे रिलेटेड जो भी है वो सारे के एग्जाम हो जाएंगे एवरी मंथ, एवरी once in at least in every 6 months. Provided that in case of such chain or gear manufactured from the steel which is not liable to deteriorations necessitating annealing or heat treatment, the chief inspector may or by order and return subject to conditions as he specified. क्या है provided further the detaching hook used in sinking shaft shall be taken apart, cleaned and carefully examined once at least every week, and the shear spring replaced new once every time examinations and in carrying out. So ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, चल जा भाई. Every 6 months of if necessary a shorter interval and various part of the soil environment. ठीक है. Then after every detaching bell or plate used in connections with safety hook shall be examined and opening their check and calipers of the gears once at least every 30 days. जो डिटेचिंग प्लेट बोलते हैं या फिर डिटेचिंग बेल बोलते हैं उसको आप विथ ए सेफ्टी हुक शॉल बी एग्जामिन, उसको कनेक्शन विथ ए सेफ्टी हुक भी एग्जामिन, उसको आपको 30 days में एग्जामिन करना है एवरी once in at least every study. The operations examined required under this sub regulations shall be carried out by order and suspension gear or other competent persons shall be recorded in bond page book. Non-destructive testing shall also be adopted for testing of vital component of machinery such as drum shaft, brake, tie, rods, suspension gear at regular interval, and any harmful cracks of flow detected as a result of such tests shall be immediately reported to the regional inspector, and use such machinery component shall be disconnected forthwith. जब तक एग्ज़ाम नहीं था ना, वैकेंसी जब तक नहीं आई थी तो टाइम गजब, मतलब टाइम बीतता था तो पता चलता था. ठीक है. और जब से वैकेंसी आई पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो पता नहीं कब टाइम कितने आधा घंटा हो गया 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चलता, कब दिन बीत गई कब रात आ गई यार. बहुत ऐसा मेरे साथ ही हो रहा कि आप लोग के साथ भी. Okay, non-destructive testing shall be
adopt for testing of vital component of machineries, ठीक है, such as drum shaft। देखो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है ना, वो किसके लिए यूज की जाती है ये बात रखी गई। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जैसे वाइटल कंपोनेंट ऑफ दी मशीनरीज हो, वाइटल कंपोनेंट ऑफ मशीनरीज सच एस क्या क्या, ड्रम शाफ्ट हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेक टाई हो गया, टाई रोड्स हो गया, ब्रेक टाई रोड्स एक साथ ही है। इसके बाद सस्पेंशन गियर एट रेगुलर इंटरवल एंड हार्मफुल क्रैक और फ्लॉ डिटेक्टेड एज ए रिजल्ट, सच टेस्ट shall be immediately reported to the regional inspector and use such machineries for the component and disconnect with, okay। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ये सब जब रिपीट करेंगे ना तब देखेंगे क्या होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव और ये सब सारे बातें। एंकरेज टेस्टिंग क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एंकरेज और क्या क्या तो टेस्टिंग होती है वो देखेंगे। सारे कमा पता नहीं, ये कप को देख के मेरे को याद आता है कि अगर आप कप से चाय पी रहे हैं तो चाइना बोन कंपनी है, चाइना बोन हो सकता है चाइनीज़ कंपनी हो, बट चाइना बोन की जो कप आती है ना बहुत बढ़िया तरीके से आप बन के आती है और अच्छी लगती भी है। ये तो आई थिंक लोकल माल की है। और ये कप एक्चुअली एक और मैंने वैराइटीज चाय पिया था तो जो कप आई थी ना प्याली आई थी, और प्याली की जो ये डिजाइनिंग है ना, ये डिजाइनिंग ऊपर वाली वो इतनी मतलब समझ में नहीं आ रही थी कि या तो गोल्ड का लेयर बना के यहाँ चिपकाया गया है या गोल्ड की पेंटिंग है। बहुत प्योर गोल्ड टाइप जैसा चमक रही थी और दिख भी रही थी। और वो मैंने कब पिया था, आई थिंक CMD सर के रेसिडेंसी में पिया था। हाँ भाई CMD सर उनके रेसिडेंसी में पिया था। और जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं सही से, जो नहीं जानते हैं चौंक जाएंगे कि पंकज केवट क्या है और क्या कर सकता है। वो तो अपने आप को प्रूव करने के लिए एग्जाम का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, समझे, अदरवाइज और भी ऑप्शंस है हमारे पास, बट अभी कोई ऑप्शंस नहीं है। अभी एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब, ओके। नेक्स्ट रेगुलेशंस इज 87 प्रिकॉशंस आफ्टर रिकैपिंग। रिकैपिंग के बाद क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस लेंगे, ओके। After every installations or recapping of the row and every renewal or refitting of the suspension gear, engineer other than competitive puncher shall, after case of the other means of conveyance fully loaded with the material having 5 trips up and down working portions of the shaft, examine cable or other parts of suspension gear to see they are proper working order। रिकैपिंग के बाद आफ्टर प्रिकॉशन लेनी है रिकैपिंग के बाद कि 5 बार क्या अप एंड डाउन करके आप हम लोग देखेंगे किसको, केज को ना, ड्रॉप एवरी रिन्यूअल रिपीटिंग सस्पेंशन गियर इंजीनियर सभी पर्सन सॉल्व भी आफ्टर केज अदर और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, ठीक है। केज को हम लोग 5 बार अप एंड डाउन करके देखेंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट 5 बार उठक बैठक करिए, जहाँ पैर नहीं सकता था फिर से एक काउंट और बढ़ जाता था।
A report of every examinations made under the sub regulations 1 shall be recorded in bond page book, kept for the purpose, and shall be signed and dated by the persons making examinations. और जो भी 5 टर्म्स हम लोग चेक किए हैं सारे को सारे बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करेंगे और साइन भी करेंगे। साइन डेट के साथ विद मेकिंग एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट रेगुलेशंस इज 88 एग्जामिनेशंस ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट। अब वाइंडिंग के इक्विपमेंट में आते हैं। वाइंडिंग इक्विपमेंट, ये था वाइंडिंग रोप, ये था वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, मल्टी डेक और मेन वाइंडिंग सब शाफ्ट फिटिंग, ये सब देखेंगे यार, फिर से रिवीजन करेंगे, ये थोड़ा भास्ट लगा हमको। Examinations of winding equipment, it shall be duty of the engineer or other competent persons to examine once at least every 24 hours। प्रत्येक 24 घंटे में आपको एक बार एग्जामिन कर लेना है। किसका वाइंडिंग इक्विपमेंट का। The attachment of winding rope to the drum, the depth indicator, every part of the suspension gear shaft, including cage of the other means of conveyance and their gates and fencing external part of winding apparatus upon the proper working of which of the safety of person depend। तो प्रत्येक 24 घंटे में ये सब सारे जो वाइंडिंग रोप से रिलेटेड है, जैसे ड्रम हो गया, डिप्थ इंडिकेटेड हो गया, एवरी पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर हो गया, शाफ्ट इंक्लूडिंग केज, अदर मीन्स ऑफ, ये सब प्रत्येक 24 घंटे में एक बार आपको कर लेना है। और ब्रेक ऑफ वाइंडिंग, और स्पेशली लिखा गया है ब्रेक्स ऑफ वाइंडिंग इंजन की जो ब्रेक होती है ना, वो भी भाई यहाँ पैर से प्रेस करने वाली कार जैसी ब्रेक नहीं होती है, पुल्ली जैसी ब्रेक होती है। पुल्ली, ये आगे करो ब्रेक लग गई, पीछे करो ब्रेक निकल गई, ऐसे ब्रेक होती है। देखा नहीं है वाइंडिंग इंजन, इधर पुल्ली। इसको आप कैसे समझाओ? बहुत गंदा एग्जांपल दे रहा हूँ। जब किसी की फांसी, या पहले ज़माने में फांसी होती थी, ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता था, तो फांसी करने के दरमियान जो पुली होती थी ना, पुली एक लकड़ी की, जो जल्लाद बोलते हैं, वो क्या करता, ऐसे पुश करता था तो हो जाती थी, ठीक है। तो वैसा ही सेम इट इज़ यहाँ भी है, ऐसे ब्रेक पुश करना होता है, ओके। इसके साथ साथ वंस एटलीस्ट एवरी 7 डे में क्या क्या आपको एग्जामिन कर लेना है। ईच वाइंडिंग रोप पासिंग द रोप एट ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। और प्रत्येक रोप को आपको एग्जामिन कर लेना है कितना स्पीड में, 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में, ओके। द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन, गाइड्स एंड सिग्नलिंग अरेंजमेंट को भी प्रत्येक 7 दिन में आपको एग्जामिन करना है। वंस एटलीस्ट एवरी 30 days एवरी वाइंडिंग रोप पासिंग द रोप एटलीस्ट स्पीड नॉट एग्जिटिंग 0.5 मीटर पर सेकेंड and purpose to examine particular liability determination in the other place not more than 30 meter apart through the length, and any reductions and circumstances of the rope and other circumstantial conditions, weights, wears, corrosion, metals and the necessaries of the every such place shall be noted। और जो भी और एवरी 30 days में आपको जो रोप की स्पीड होगी वो नॉट एग्जिटिंग 0.5 पर सेकेंड के अकॉर्डिंग चेक करना है, एग्जामिन करना है। और नॉट मोर देन 30 मीटर अपार्ट थ्रू आउट द लेंथ एंड एनी डिटेक्शन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ द रोप and superficial conditions wide and wear to your construction, but that such shall be noted, okay। Shall be cleaned and corrected dirty and grease all the place
particularly liable, determining the other place not more than the 30 meter apart or the through the length. ये थोड़ा देखना होगा. Once at least in every 12 month the winding engines as the conditions it internal parts. और जो भी वाइंडिंग इंजन है उनके सारे इंटरनल पार्ट्स को खोल खाल के आपको चेक करना है प्रत्येक 12 मंथ्स, एवरी 12 मंथ्स में. ओके. A report of every such examinations under sub regulations will be recorded one page book. Purpose for the install is dated at the person's environment. If any examinations made under this regulation, there should be discovered any weakness of the defect by which safety of the persons endangered. Such weakness or defect shall be immediately reported in writing to the engineer or other competent persons manager winding installations and shall be noted unless weakness of the defected examinations are discovered and any weakness defect of the safety of person in such weakness of defect shall be immediately report करना होगा. ठीक है. अब ये ऑलमोस्ट खत्म हुआ. अब 89 है. 89 इसके बाद दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो उसको भी देखना है. गेट पॉइंट नहीं, रेगुलेशन से. 89 gate and fence at every top of every shaft and every inset which is used there shall be provided suitable gate or fence which shall be effectively closed opening into the shaft of the times when a cage or other means of conveyance is not at the top of every inset. Every such gate the top of shaft shall be self operating. जो टॉप ऑफ द एवरी जितने भी शाफ्ट के टॉप में है वो ऐसी फेंसिंग की जाएगी कि सेल्फ ऑपरेटिंग हो. मतलब आप अगर लिफ्ट जगह हैं तो लिफ्ट में देखिएगा कि जैसे ही आप लिफ्ट ऊपर पहुंचती है तो वो जो दरवाज़ा है ऑटोमेटिक अपने खुल जाती है और जैसे आप इन करते तो ऑटोमेटिक वो क्लोज भी होती है. सेम इट इज़ यहाँ पे. तो ऐसे ही फेंसिंग और गेट्स होनी चाहिए. उसके बाद एट एवरी लैंडिंग वेयर इज नेसेसरीज फॉर द पर्सन टू पास फ्रॉम द वन साइड टू द शाफ्ट ऑफ अदर एन एडिक्वेट बाईपास शॉल बी प्रोवाइडेड फॉर द इनबेलिंग देम टू डू सो विदाउट इंटरिंग द क्रॉसिंग ऑफ द शाफ्ट. Every bypass shall be provided shall be not less than the 1.8 meter height and 1.2 meter which shall be kept clear of the obstructions. bypass और bypass और pass by दोनों की डायमीटर अलग अलग है. बाईपास की जो डायमेंशंस है वो क्या है? बाईपास की जो डायमेंशंस है वो 1.8 मीटर हाइट होनी चाहिए और 1.2 मीटर वाइड होनी चाहिए. ठीक है. 1.8 मीटर हाइट होनी चाहिए और 1.2 मीटर वाइड होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए. इसके साथ साथ पास ये तो बाईपास की हो गई. और पास बाई की क्या मीटर है डायमेंशन है वो शायद 1.2 मीटर उसमें हाइट है और जो चौड़ाई है वो भी शायद 1.2 मीटर. ये बाईपास मैंने हम पढ़ा था यार कहीं भी. इसको देख लेना होगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. बाईपास रेगुलेशन नंबर 89. मैंने कहीं लिखा हुआ है बाईपास और पास बाई का डायमेंशन, अभी मेरे को मिल नहीं रहा. और सच मानो जब जो चीज़ जब खोजते तो वो चीज़ मिलता है नहीं. हाँ, मिल गया. बाईपास और पास बाई की एक डाटा कहाँ पे मेंटेन की गई है? 75 periodic examinations of shaft, incline and other outlet.
70 नहीं, इसमें नहीं मेंटेन है, 71 में शायद मेंटेन होगा, देखना होगा। अच्छा जो भी है, पास बाय का जो डायमेंशंस होता है, पास बाय, पहले बाईपास को आते जो रेगुलेशंस में अभी पढ़ रहे हैं। बाईपास की डायमेंशन होती है, जो हाइट होगी, हाइट 1.8 मीटर, नॉट लेस देन दी 1.8 मीटर, और चौड़ाई नॉट लेस देन दी 1.2 मीटर। और पास बाय की जो हाइट होगी, हाइट सेम रहेगी 1.8, नॉट लेस देन दी 1.8 मीटर। बट जब चौड़ाई की बात आएगी तो चौड़ाई नॉट लेस देन दी 1.5 मीटर हो जाएगी, 1.5 मीटर। ओके, बस यही डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस है कि चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है पास बाय में, और बाईपास में चौड़ाई 1.2 मीटर। ओके, यहाँ लिख देते हैं, मेंटेन नहीं है बट लिख देते हैं, बाईपास इतना और पास बाय की डायमेंशन 1.2 मीटर, नॉट लेस देन दी 1.2 मीटर हाइट, और जो चौड़ाई होगी नॉट लेस देन दी 1.5 मीटर वाइड। Okay, of entering leveling cage, other means of conveyance for the undertaking and okay. Sorry. No person shall be enter or cross or be permitted to enter or cross the exposed space at the bottom of any working shaft except for the purpose of entering, leaving a case or other means of conveyance, or the undertaking and examinations, repair, or any other works therein, and no person shall be allowed to works in any such space unless the case of other means of conveyance, if any, have been stopped and adequate precautions have been taken for the protection of such persons। मेरे को इवनिंग हो रही है, एक काम भी है, जाना है, एक और रेगुलेशन है, इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। नो पर्सन शॉल बी इंटर और क्रॉस और परमिटेड इंटर द क्रॉस ऑफ एक्सपोज एक्सपेस एट द बॉटम of any working shaft except for the purpose of entering or leaving a case or other means of conveyance for the undertaking and examinations। कह रहा है ना कि कोई भी पर्सन इंटर नहीं करेंगे और क्रॉस नहीं करेंगे, कहाँ पे, इंटर टू क्रॉस द एक्सपोज स्पेस ऑफ द बॉटम। एक्सपोज मतलब कोई खुलासा करने वाला, जो भी बॉटम पे रास्ता होगा वो वहाँ पे कोई इंटरिंग नहीं करेंगे। उसके साथ साथ एक्सेप्ट फॉर द पर्पस, और उनको छोड़ के जो क्या सर्विसिंग में हो या एग्जामिन में, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस of entering or leaving in a case other means of conveyance for the undertaking examinations, repair and any such work therein। ठीक है, and no person shall be allowed to work in any such space unless he case of other means of conveyance if have been be stopped and adequate precautions have been taken to protections of the persons। okay, तो ये रेगुलेशंस कंप्लीट हो गया। अब नाउ रेगुलेशंस नंबर 19, ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट। ड्यूटी ऑफ पर्सन्स राइडिंग ऑन वर्किंग ऑफ शाफ्ट। हाँ अच्छा, ये ड्यूटी ऑफ पर्सन्स राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट, ये ड्यूटी वाले चैप्टर में क्यों नहीं रखा गया? इसमें भी रखा जा सकता था बट रखा नहीं है, क्यों? डजंट मैटर, उतना डीपली नहीं जाना है। नो पर्सन शॉल बी गेट ऑन और ऑफ ए केस or other means of conveyance after same has been signaled to be set in motions, or leaves it until it has reached the appointed stopping place, nor shall be persons ride on the top or edge of any case or other means of conveyance except when engaged in examinations, repair, or any other work in shaft।
No person shall get or of a case or other means of conveyance after the same has been signaled to be in motion or lives until he has reached the appoint stopping place, nor shall any ride on the top of the edge of the any case of the other means of conveyance except engage in any examinations, repair or any वर्क. मतलब कोई भी पर्सन्स किसी भी केज को ऑन और ऑफ ना करे, और खासकर विशेषकर तब ना करे जब कोई भी एग्जामिन हो रहा हो साफ्ट में या सिंगिंग साफ्ट में या केज में. एवरी पर्सन व्हेन at low every person when at or about the top or bottom of the shaft or any insect shall be obey the lawful orders or directions batsmen on the or on setter and case may be. हाँ, जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन है, क्या एवरी पर्सन एट ऑफिशियल रे या नॉन ऑफिशियल वर्कर रे स्टाफ रे आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, कौन ऑन सेटर या बैंक्समैन जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई ऐसा ऐसा नहीं करो, तो आपको नहीं करना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. ओके. Then after no person shall be carry out examinations, repair or other work in any shaft while winding operations are being carried on, and no winding shall be carried or permitted while persons are engaged in such examination, repair or work except winding necessary for the same. क्या बोलते हैं ना कि नो पर्सन शॉल बी कैरी आउट एनी एग्जामिनेशन. कोई भी पर्सन कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं करे, रिपेयर नहीं करे और वर्क नहीं करे वाइल वाइंडिंग ऑपरेशंस आर बीन कैरिंग आउट, जब भी वाइंडिंग ऑपरेशंस चल रहा हो. ठीक है. एंड नो वाइंडिंग शॉल बी कैरिड आउट और परमिटेड वाइल पर्सन्स आर इंगेज इन सच. और कि कोई भी बंदा किसी को ये मतलब परमिशंस नहीं दें कि जब वाइंडिंग शॉल बी कैरिड आउट, और जब वाइंडिंग चल रही हो या कैरिड आउट हो रही है तो एग्जामिनेशंस करने के लिए. एंड रिपोर्ट ऑफ द अंडरटेकन. ओके. The person in immediate charge or charge of any examinations, repair or work and any shaft shall be warn the banksman and winding examiner that such examination, repair or work about the undertaken. हाँ, जो भी persons आ रहे हैं अंदर दी एग्जामिनेशंस करने के लिए, वाइंडिंग एग्जामिनेशंस करने के लिए और रिपेयर करने के लिए, वो पहले बैंक्समैन को और ऑन सेटर या जो भी रिलेटेड पर्सन से पॉइंट है केस से रिलेटेड, शाफ्ट से रिलेटेड, वो सारे को सबको अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर दे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. भाई साहब. Every persons while engaged in any examinations, repair or other work in shaft shall be accompanied at least one persons, and such persons shall be provided with safety belt of a type approved by the chief inspector and effectively protected against the risk of falling. Every persons while engaged in any examinations, repair or other work in shaft shall be accompanied by the at least one persons. Okay, accompanied at least one persons, and all such persons are shall be provided with safety belt. Okay, safety belt लगा है. अप्रूवल बाय द चीफ इंस्पेक्टर. वैसे सेफ्टी बेल्ट जो अप्रूवल करेंगे चीफ इंस्पेक्टर. ओके. Every person engaged in carrying out examinations, repair or other work in shaft shall be protected by the suitable covering from the object falling from the
above and every such persons will be provided with the protective hat and shall be wear some when is engaged. हाँ, जो भी क्या कह रहा है, हर कोई पर्सन, एवरी पर्सन जो इंगेज है कैरी आउट ऑफ द एग्जामिनेशंस, जो एग्जामिन करने के लिए आ रहे हैं या कैरी कर रहे हैं या फिर ऑपरेशंस है एग्जामिनेशंस ऑपरेशंस में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सूटेबल कवरिंग होनी चाहिए, जो कि ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट गिरे तो उससे बचाया जा सके या प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और ए प्रोटेक्टिव हेड हेड भी पहनना होगा। ओके, नाउ रेगुलेशंस नंबर 91, आई थिंक फोन आ रही है बट लास्ट रेगुलेशन है तो इसको कंप्लीट करके ही। और नाउ लास्ट रेगुलेशन मतलब दिस चैप्टर की लास्ट रेगुलेशन, जनरल प्रिकॉशंस, नो अनऑथराइज्ड पर्सन शैल बी इंटर और बी अलाउड इन वाइंडिंग इंजन रूम। जनरल प्रिकॉशंस में रेगुलेशन 91, नो पर्सन शैल बी इंटर और अलाउड टू बी वाइंडिंग इंजन रूम। ओके, नो adolescent shall be descent or ascent a shaft in a cage or other means of conveyance unless accompanied by the one or more adult male। अच्छा, adolescents मतलब समझ गए, no adolescents and descent or ascent a shaft in a cage। कोई भी adolescent बंदा है, adolescent बंदा मतलब एडोलेसेंट पीरियड कितना होता है किसी भी बंदे को, क्लास 8, 9, 10 में आप पढ़े होंगे, जो एडोलेसेंट एज होती है कितनी की होती है। एडोलेसेंट एज माना जाता है 14 ईयर्स से 16 ईयर्स तक एज ए बायोलॉजिकल टर्म में, बट माइनिंग के टर्म में 14 ईयर एंड 14 ईयर प्लस से लेकर नॉट लेस देन दी 18 ईयर्स, 14 साल के साथ से जो कंटिन्यू 18 साल तक जाए उम्र, वो एडोलेसेंस पीरियड माना गया है माइनिंग के टर्म में, बट बायोलॉजिकल के टर्म में 14 ईयर्स से 16 ईयर्स तक शायद है। ठीक है, अच्छा इसके बाद रेगुलेशन सारा यहीं कंप्लीट हो गया। हाँ, इसमें एक बात रखी गई है, वो तो ठीक है, और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस अनलेस एक्म्पायर्ड बाय वन और मोर एडल्ट मेक, जब उसके वो बंदा तब उसको वो चीज को या फिर शाफ्ट को एसेंड और डिसेंड कर सकता है जब उसके साथ कोई एक बढ़िया तगड़ा एडल्ट बंदा हो, मेल हो, एक्सपीरियंस वाला हो। ओके, तो ऑलमोस्ट रेगुलेशंस हमने खत्म करा है भाई। कहाँ चला गया कोई, चैप्टर 8 की वाइंडिंग इन शाफ्ट यानी कि 76 से 91 जो भास्ट रेगुलेशन से यही है। इसके बाद जो रेगुलेशन से सारा इजी है, और एक भास्ट रेगुलेशंस नहीं बोला जा सकता लेकिन थोड़ी सी है, वो क्या है, वेंटिलेशंस वाली रेगुलेशंस और प्रिकॉशन टेकन बाय द फायर, डस्ट, इंडोरेशंस, वाटर, ये सब वाली। बाकी रेगुलेशंस हॉलेज तो इजी है, मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो जो भास्ट रेगुलेशंस है यही था, वाइंडिंग इन शाफ्ट। तो रेगुलेशंस नंबर 76 कंप्लीट हुआ और 93 तक कंप्लीट किए। एक बार फिर से रिवाइज किया जाए क्या, अभी जो हम लोग पढ़े वाइंडिंग रोप से रिलेटेड चीज, ठीक है, नॉट लेस देन दी एक्सेप्ट इन सिंगल शाफ्ट लेस देन दी 30 मीटर, कोल्ड डाउन स्टील वायर यूज करना है, नॉन एक्सपैंडिंग यूज करना है, नो रोप अदर देन दी नॉन एक्सपैंडिंग रोप टाइप सी। उसके बाद नो रोप एक्सप्लैटिंग रोप को यूज नहीं करना है, और रोप की जो लोड कैपेसिटी होगी 10 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक लोड ऑफ द व्हेन केज लोड on its when cage or other means of conveyance attached to the end at the lowest point working on the point। okay, स्पेयर वाइंडिंग रोप, स्पेयर में आपको एक कंप्लीट वाइंडिंग रोप को रखना है। इसके साथ साथ कटिंग ऑफ द रोप, यानी कि जब भी हम लोग टेस्ट करें लेबोरेटरीज में तो 3 मीटर को हम लोग कट कर लेते हैं इन लेंथ में, और
उसे हम लोग टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। नो वाइंडिंग रोप शॉल बी यूज मोर देन 3.5 years। और देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, 3.5 साल वाइंडिंग रोप को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, 3.5 साल। लेकिन अगर आपको लगे या समथिंग कुछ लगे तो रीजनल इंस्पेक्टर्स से मदद लीजिए और उससे उससे उसको चेंज करवा देंगे 3.5 साल, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट जो है रिलेटेड ऑफ द पीस ऑफ द रोप कट ऑफ नॉट मोर देन 3 months पीरियड डेट ऑफ द एप्लीकेशन। हाँ, जो भी हम लोग कटअप कर रहे हैं तो वो 3 months से पहले ही आपको दे दें। ये थोड़ा देखना होगा हिंदी वाले रेगुलेशंस में। अच्छा, यहाँ हम क्या बोल रहे थे ना, 3.5 साल पंकज, 3.5 साल, नॉट मोर देन 3.5 years वाइंडिंग रोप को यूज नहीं करना, ठीक है। और सस्पेंशन गियर का कितना जो लाइफ है, वो लाइफ है नॉट मोर देन 6 year। वो वाइंडिंग रोप का 3.5 साल, नॉट मोर देन 3.5 साल, और सस्पेंशन गियर का नॉट मोर देन 6 year। ओके, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत कोई, मैं भी होता हूँ, तो ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ मोर टाइपिंग केबल शो बी फॉल विथ स्टैंड लोड कैपेसिटी 10 times ऑफ द मैक्सिमम स्टैटिक लोड। ओके, देन आफ्टर व्हाइट मेटल इज यूज्ड केपिंग ऑफ द रोप, नो बेंट बैक फायर टाइप केबल को यूज। उसके बाद जो व्हाइट मेटल जब हम यूज करेंगे, टेपर्ड पोर्शन ऑफ द सॉकेट जो होगा वो 6.5 गुना होगा किसके, डायमीटर ऑफ द रोप। और जो रोप की साइज होगी वो 26 mm होगी। अगर 26 mm से कम या 26 mm, ठीक है, अगर 26 mm से ज़्यादा है तो जो सॉकेट का डायमेंशंस हम लोग जो रखेंगे वो 7/1/3 टाइम्स ऑफ द केस ऑफ द रोप डायमीटर हायर देन 26 mm। ओके, इसके बाद एक्सेप्ट फ्रिक्शन वाइंडर के छोड़ के जितने भी रोप है वो सारे रिकेप करेंगे एटलीस्ट इन एवरी 6 month में, ठीक है। और इंटरवल ऑल्सो ओवर विंड। अच्छा, इसके बाद ही बिफोर एवरी रिकेपिंग, जब भी रिकेपिंग करेंगे एटलीस्ट 2 मीटर सोल भी कट करेंगे और उसको एक एक करके एग्जामिन करने के लिए भेज देंगे। सस्पेंशन गियर 86 रेगुलेशंस में दर्शाया गया है। और ये सस्पेंशन गियर की जो भी पार्ट्स और समथिंग है जो वो सिविल इंस्पेक्टर से आदेश या फिर अप्रूव होनी चाहिए। और 6 साल से कोई भी ज़्यादा सस्पेंशन गियर को यूज़ नहीं करेंगे। रिन्यूड करना है, रिन्यूड पीरियड ऑफ द सर्विस नॉट मोर देन द 6 years। और एनी सर्ट अगर आपको लगे कि 6 year नहीं, ये 3-4 साल में कोई भी कुछ ऐसा लगे तो उसको चेक कर सकते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर है ना आपके लिए या चीफ इंस्पेक्टर। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन द 10 ऑफ कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर की जो भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है नॉट लेस देन द 10, प्रोवाइडेड दैट इफ प्रैक्टिकेबल थ्रेड जॉइंट ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और जो थ्रेड जॉइंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो नॉट लेस देन द 15 नॉट लेस देन 15 होनी चाहिए। इसके बाद एवरी 6 month में वंस इन एवरी 6 month क्लीन केयर एंड केयरफुली एग्जामिन करेंगे सस्पेंशन गियर का, ठीक है। सस्पेंशन गियर का एवरी 6 month में एग्जामिन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो डाटा है डिटैचिंग बेल प्लेट और यूज जो होती है वो उसका जो ओपनिंग है क्लेपर गैस है एटलीस्ट एवरी 30 days में आपको क्या करना है, एग्जामिन कर लेना है। ओके, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। किसमें ड्रम शाफ्ट, ब्रेक टाइज, रोड, सस्पेंशन गियर और इंटरवल हमको करेक्शन। और इसके बाद प्रिकॉशंस आफ्टर रिकैपिंग के बाद क्या प्रिकॉशंस लेंगे कि भाई 5 बार केज को अप एंड डाउन करके कंप्लीट 5 टर्न्स करेंगे, 5 ट्रिप्स करेंगे। इसके बाद 88 रेगुलेशंस क्या कहता है, एग्जामिनेशंस ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट इट शॉल बी ड्यूटी और इंजीनियर ऑफ द कंप्यूटर एवरी 24 hours में आपको अटैचमेंट ऑफ द रोप, डिप इंडिकेटर, एवरी पर सस्पेंशन गियर्स अप टू इंक्लूडिंग गियर्स, और ये सब सारे कन्वेंस गेट, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द, ये सब सारे 24 घंटे में आपको एग्जामिन करना। और 7 दिन में, और ब्रेक स्पेशली करना है, इसका स्पेशल लाइन में लिखा गया। इसके साथ साथ ब्रेक 7 दिन में, ठीक है। इसके बाद क्या क्या एग्जामिन करना है 7 दिन में। 7 दिन वाला ये है कि ईच ऑफ द वाइंडिंग रोम पासिस थोड़ी स्पीड नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दरमियान करते हुए हम लोग को एग्जामिन करना था। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द इंजन सिग्नलिंग अरेंजमेंट को भी एवरी 7 दिन में एक बार एग्जामिन करना। और वंस एटलीस्ट एवरी 30 days
क्या करना है ना कि रोप ऑफ द स्पीड नॉट एग्जिटिंग 0.5 मीटर स्पीड से लेके आपको एग्जामिन करना है, नॉट मोर देन 30 मीटर वंस इन एटलीस्ट एवरी 12 मंथ ऑफ वाइंडिंग इंजनमेंट कंडीशंस इंटरनल, और वाइंडिंग इंजनमेंट के जो भी इंटरनल जो भी पार्ट्स है समथिंग है वो सारे खोल काल के आपको प्रत्येक 12 मंथ में एक बार करना है। इसके बाद गेट एंड फेंसिंग, बाईपास की जो डायमीटर है वो याद करना, हाइट कितनी 1.8 मीटर, विड्थ 1.2 मीटर, और पास बाई की हाइट 1.8 मीटर, नोट और विड्थ 1.5 मीटर। कंफ्यूज ना हो, बाईपास 1.2 है और उसमें पास बाय में 1.5 है। और ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 90 ऑफ वर्किंग राइडिंग और वर्किंग इन सब का हो गया, जनरल प्रिकॉशंस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट रेगुलेशंस हम लोग होल इज नए तरीके से देखेंगे, नए उमंग के साथ और नए जोश के साथ। तो अभी मैं कहीं बाहर निकल रहा हूँ, अब कंटिन्यू पढ़ते रहना, दिमाग हैंग करना ये हमसे हो नहीं पाता है, माथा दर्द भी देने लगता है कभी कभी। तो रेगुलेशंस 91 तक कंप्लीट हुआ। 92 हॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स बहुत देखा जाता है, सेफ्टी देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद वर्किंग में आ जाएंगे हॉलेज कंप्लीट होने के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 92 कर लिया है। इसके बाद मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा है, आधा से थोड़ा कम है। इसके बाद 260 रेगुलेशंस है ना, तो आधा से कम है थोड़ा। ठीक है, और इसके बाद स्टेटरी बुक्स जो भी होती है वो सब देखेंगे। फिर हम लोग उतरेंगे उसमें एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी में। तो आज के लिए यहीं तक, ओके बाय बाय।